नमस्कार। हम हिंदी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी कहानी गद्य की विधा है और गद्य की अन्य विधाओं की भांति हिंदी कहानी का उद्भव आधुनिक काल से होता है। इस तरह से आधुनिक काल गद्य के रूप में आधुनिक काल यानी कि सन 1900 से लेकर के आज तक को हम हिंदी कहानी के विकास के रूप में देखते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा पूर्व प्रेमचंद युग, उसके बाद प्रेमचंद युग और आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंदोत्तर काल या प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद युग की जो सबसे बड़ी विशेषता हमने देखी वो ये कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में यथार्थ का चित्रण किया, यानी कहानियों को यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद का यह यथार्थ सामाजिक स्तर पर भी था और व्यक्तिगत स्तर पर भी था। इस तरह से प्रेमचंद का जो यथार्थ है वह आगे चल करके प्रेमचंदोत्तर युग में समाजवादी और व्यक्तिवादी यथार्थ के रूप में मुखरित हुआ, जो दो धाराओं के रूप में आगे बढ़ा। सामाजिक यथार्थ की जो हम बात करते हैं, समाज का यथार्थ चित्रण हुआ, तो यह धारा आगे चल करके मार्क्सवादी विचारधारा के रूप में दिखाई देती है, यानी कि ऐसे कहानीकार जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए कहानियां लिखी। दूसरी धारा जो व्यक्तिवादी विचारधारा या व्यक्तिवादी यथार्थ जहाँ चित्रित होता है, वही धारा हमें मनोविश्लेषणवादी कहानियों में दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी कहानियों की। तो हिंदी में प्रमुख जो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानी लेखक हैं, उनमें यशपाल का नाम प्रमुख है। यशपाल ने अपनी कहानियों में अन्याय, अत्याचार, इन सब चीजों को अपनी कहानी में चित्रित किया और कहीं ना कहीं पाठक और पात्रों को संघर्ष के लिए भी प्रेरित किया है। इस कारण से इनकी कहानियां मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कहानियों की श्रेणी में आती हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में अगर हम देखते हैं ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता जैसी कहानियां रही हैं। फूलों का कुर्ता जो कहानी है वो पढ़ने में शुरुआत में तो एक बहुत ही सीधी सरल कहानी दिखाई देती है, लेकिन फूलों नाम के पात्र के माध्यम से जो गहन विचार लेखक ने हमारे सामने रखा है, तो ये कहानी जो है वो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए, विचारने के लिए भी विवश करती है। अभिशप्त कहानी समाज की जो यथार्थ है, क्रूर सत्य है, उसे चित्रित करने वाली है। अभिशप्त कहानी में एक छोटा बच्चा अपने दूध मुँहे भाई या बहन को सिर्फ इसलिए मार डालता है क्योंकि उसके आने के बाद उसके हिस्से का जो भी खाना पीना था अब वो भी बंट गया है। पहले ही उसका पेट पूरा नहीं भरता था, अब छोटे बच्चे के आने के कारण अब वो बिल्कुल ही भूखा रह जाता है। इस कारण से उसे लगता है कि अब ये मेरा हिस्सा बटा रहा है। ये जो घटना है वो अखबारों में आती है और एक घटना बनकर के रह जाती है, लेकिन इसके पीछे जो मूल संवेदना है, मूल दुख है, जो यथार्थ छिपा है, उसे लेखक ने हमारे सामने रखा है और हमें विचार करने के लिए कहा है कि हम सोचें कि समाज का यथार्थ क्या है, समाज के वास्तविक दुख और दर्द क्या है। यशपाल की एक कहानी दुख है, जिसमें भी दुख को परिभाषित करने का या कहें कि दुख वास्तव में है क्या, उसके बारे में बताने का प्रयास हमें कहानीकार ने इसमें किया है। यथार्थवादी कहानियों में जो प्रगतिवादी धारा है, इसमें एक प्रमुख नाम हम रांगे राघव का लेते हैं। रांगे राघव ने आंचलिक श्रेणी की कहानियां भी लिखी हैं। इसके साथ साथ उनकी कहानियों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी प्रधान है, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी। राजनीति विज्ञान में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य में ही हम उसे प्रगतिवाद के नाम से पढ़ते हैं, इसलिए हम बार बार प्रगतिवाद या मार्क्सवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी कहानी में प्रगतिवाद एक प्रसिद्ध काव्यधारा रही है जिसमें मार्क्स का प्रभाव है। तो यही प्रभाव हमें कहानियों में भी दिखाई देता है, जहाँ पर कथाकार, लेखक जो है हमें समाज की यथार्थ स्थितियों के प्रति सचेत करता है और कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए भी प्रेरित करता है। उसके हमारे मन में भी ये विचार लाता है कि ये क्रांति के माध्यम से या आवाज उठाने से ही इन समस्याओं का निदान हो सकता है। रांगे राघव की हम बात कर रहे थे, तो रांगे राघव जो हैं प्रसिद्ध कहानियों में गदल, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां हैं उनकी। गदल में गदल नाम का चरित्र प्रमुख है और किस तरह से
एक स्त्री जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भी मोर्चा लेती है, इसको उन्होंने दिखाया है। चरित्र प्रधान कहानी ये है। पंच परमेश्वर तो हम नाम पहले भी सुन चुके हैं, क्योंकि प्रेमचंद की जो पहली कहानी है उसके रूप में हमने देखा कि प्रेमचंद ने सन 1916 में जो कहानी लिखी थी वो थी पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर जो कहानी है वो पूरी तरह से आदर्शवादी कहानी है, जहां पर पंचों के आदर्श रूप को दिखाया गया है। दूसरी ओर रांगे राघव ने जो पंच परमेश्वर कहानी लिखी है वह पूरी तरह से यथार्थवादी कहानी है, जिसमें समाज के यथार्थ को दिखाया गया है और पंचों के यथार्थ को दिखाया गया है कि किस प्रकार से पंच भी प्रलोभन में आकर के अपने निर्णय को बदल सकते हैं। यथार्थवादी कहानियां जो मार्क्सवादी कहानियां हैं, उन्हीं में नागार्जुन का नाम भी हम ले सकते हैं, उसी में भैरव प्रसाद गुप्त का नाम हम ले सकते हैं। दूसरी धारा जो इस श्रेणी में हमें दिखाई देती है, इस युग में हम देखते हैं तो मनोविशेषणवादी कथाकार इस काल में हुए हैं, जिनमें अगर हम सबसे पहले नाम लेते हैं तो इलाचंद्र जोशी का नाम आता है। इलाचंद्र जोशी के साहित्य के संबंध में कहा गया है कि इलाचंद्र जोशी की कहानियां एक तरह से फ्रायड के दर्शन का ही अनुवाद है। फ्रायड एक मनोविशेषणवादी हैं और फ्रायड के अनुसार हमारे दो मन हैं, चेतन मन और अचेतन मन। हमारे मन की जो भावनाएं या जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वो धीरे धीरे हमारे अचेतन मन में जाकर के कुंठाएं बन जाती हैं। साहित्यकार ये मानता है कि हम ये कुंठाएं क्योंकि मनोरोगों को जन्म देती हैं, इसलिए इन कुंठाओं को बाहर निकालना या इनकी अभिव्यक्ति अति आवश्यक है। तो मन की इन परतों को खोलना बहुत जरूरी है ताकि हम मनोरोगों से बच सकें। इसलिए जो मनोविशेषणवादी कथाकार हैं वे मन की इन परतों को खोलने में लगे हैं, जिनमें इलाचंद्र जोशी प्रमुख है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों में खंडहर की आत्माएं जैसी कहानी है। इनकी कहानियों में क्योंकि मनोविशेषणवाद प्रधान हो गया है, इस कारण से कहीं ना कहीं निरस्ता आ गई है। कथा में जो सरसता होती है वह सरसता इन कहानियों में नहीं रही। ये थोड़ा सा इनके कहानियों में क्योंकि प्रतीकात्मकता भी आ जाती है मनोविशेषणवाद के कारण, तो ये इन कहानियों में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई देती है, क्योंकि थोड़ा सा सरसता से ये दूर हो गई हैं। मनोविशेषणवादी या मनोवैज्ञानिक स्तर पर लिखने वालों में दूसरा प्रमुख नाम है जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र हालांकि मनोविज्ञान को ही आधार बनाकर लिख रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियों में मनोविज्ञान को सिर्फ आधार बनाया गया है, मनोविज्ञान पर ही नहीं लिखा गया। इसलिए उनकी कहानियां इलाचंद्र जोशी से हटकर के हैं और उनमें सरसता भी बनी हुई है। जैनेन्द्र की कहानियों को हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला भाग अगर हम देखते हैं तो वो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां। जैनेन्द्र की जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां हैं उनमें प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम हमने सुना है और लगभग जो हमने पढ़ी भी है वह कहानी है पाचे, जिसमें आशुतोष नाम के एक छोटे से बच्चे को आधार या केंद्र में रखा गया है। किस तरह से एक बच्चा जो है वो इतना ज्यादा दबाव में आता है कि उसने चोरी नहीं की है, फिर भी वो मान लेता है कि पाजेब उसी ने चुराई है। खेल नाम की प्रसिद्ध कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर है। चोर नाम की जो प्रसिद्ध कहानी है वह भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है कि किस तरह से बच्चा जो है अपने मन में एक तस्वीर बना लेता है और उसी के अनुसार वो चीजों को देखता है, और चोर की तस्वीर भी उसके मन में ऐसी ही बनी है जिसमें वो सोचता है कि चोर जो है एक अद्भुत प्राणी है जिसके कोई सींग होते हैं या बड़े बड़े बाल होते हैं। इस तरह से वो एक आदमी को चोर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी कहानी अगर दूसरे इसका भाग हम देखते हैं, दूसरा है मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां। जैनेन्द्र ने मनोविज्ञान से संबंधित कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें पत्नी कहानी इनकी प्रमुख है। तीसरे नंबर पर हम ले सकते हैं पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां, जिसमें पशु पक्षी जो है वो पात्रों के रूप में आते हैं। यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो पहले हमने बात की थी कि आधुनिक कहानी से पूर्व जो कहानियां लिखी गई थी उनमें भी पशु पक्षी थे और इनमें भी हैं, लेकिन ये आधुनिक कहानियां हैं। जैनेन्द्र की कहानियां आधुनिक कहानी की श्रेणी में आती हैं। इन कहानियों में जो विषय वस्तु है वो तो व्यापक है ही, लेकिन समाज का यथार्थ जो है इन कहानियों में चित्रित है
और इस कारण से ये कहानियां जो हैं वो आधुनिक कहानियों में आती हैं, क्योंकि इनमें गुरु उपदेश नहीं मिलते हैं उस रूप में जैसे कि आधुनिक काल से पूर्व पशु पक्षी वाली कहानियों में गुरु उपदेश दिखाई देते हैं। एक गो तत्सत वह बेचारा सांप, ये जो कहानियां हैं वो पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं। तीसरे नंबर पर हम ले सकते हैं जिसमें अति मानवीय तत्व आते हैं, कोई देवता आ गए या परियां आ गई। तो इस तरह की कहानियां भी जैनेन्द्र ने लिखी हैं, जिसमें हम देखें नीलम देश की राजकन्याएं की प्रमुख कहानी है जो हम इसमें देख सकते हैं। तो जैनेन्द्र जो हैं वो भी विश्लेषणवादी कथाकार हैं, परंतु उनमें मनोविज्ञान की विचारधारा ही है, गहन विश्लेषण उनके अंदर नहीं मिलता है। तीसरा एक प्रमुख नाम जो है वो है अगे का। अगे मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी कहानियों में सात्र का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। सात्र जो अस्तित्ववादी विचारक हैं। अगे की कहानियों में त्रिपथगा, विपथगा, जयदोल जैसे कहानी संग्रह इनके हैं। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम इनकी कहानियों को देखते हैं तो इनकी प्रमुख कहानी है रोज, जो गैंग्रीन के नाम से भी प्रकाशित हुई। इस कहानी में हम जिस तरह का मनोविज्ञान देखते हैं वह व्यवहारिक हमारे जीवन का मनोविज्ञान है कि मालती नाम का जो पात्र है, केंद्र में मालती अपने जीवन में बहुत ही हंसमुख रही है, परंतु विवाह के बाद जहां वो एक पहाड़ी क्षेत्र में आ गई है, उसके पति डॉक्टर हैं, जहां उसका संपर्क किसी से नहीं होता है और उसका जीवन जो है यंत्रवत हो गया है। तो हर चीज उसके लिए बस एक बंधी बंधाई परिपाटी से चल रही है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है। इसलिए हर बात पर उसका उत्तर यही होता है, रोज यही होता है। रोज बच्चा तो रोज ही गिर जाता है, रोज ही इसकी चोट लग जाती है, रोज ही 5 बजते हैं। तो इस तरह का जो एक यंत्रवत जीवन है उसका चित्रण रोज कहानी में हुआ है। गैंग्रीन नाम से भी ये कहानी प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा इसी काल में भगवती चरण वर्मा का या उपेंद्र नाथ अश्क का नाम भी हम ले सकते हैं। भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कहानियों में हम देखते हैं प्रायश्चित, 2 बांके, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। भगवती चरण वर्मा की जो कहानियां हैं उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूलें जो हमारे द्वारा हुई हैं और जिनका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, उनको ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। हम अगर इन चीजों को देखना चाहें तो मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कहानी हम इनकी देख सकते हैं, जहां पर बड़े ही हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से कहा गया कि अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से सत्ता को हथियाया नहीं, बल्कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, उनको बख्शीश में दी है। क्योंकि किसी समय जो है वो मुगलों के राजा ने ये अंग्रेजों को कह दिया था, क्योंकि जो एक मुगल की जो बेटी थी उसके हाथ पर जब जल गया तो फिर एक अंग्रेज ने उसे ठीक कर दिया था। तो बदले में ये राजा ने कह दिया कि तुम्हारे तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाती है वो तुम ले सकते हो। तो अब वो तंबू जो है बढ़ता बढ़ता आगरा से दिल्ली तक पहुंच गया है। तो ऐसे में क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये वचन दे दिया था कि तुम्हारे तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वो तुम ले सकते हो, तो इस कारण से अब ये बादशाहत जो है वो उन्हें सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि वो तंबू के नीचे आ रही है। तो राजनीतिक भूलों को एक व्यंग्यात्मक ढंग से मुगलों ने सल्तनत बख्श दी कथा में भगवती चरण वर्मा ने दिखाया है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे स्वातंत्रोत्तर युग। नमस्कार।